नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम जोशी और आपने जिस तरीके से मेरा पहला पॉडकास्ट को जितना प्यार और स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम हमारे दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक और उसके बाद समाज सेवा में एक अलग ही लकीर खींची। ये वो शख्स है जिसने टोंक शहर नहीं अपितु पूरे ज़िले में एक अलग पहचान खुद की समाज के बीच में नहीं, इस पूरे ज़िले में बनाई। आप तमाम लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम जोशी और आज हम पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिसने इस टोंक शहर, जिला, गांव, ढाणी, कस्बे, उस आखिरी एक ढाणी तक जहां तक पक्की सड़क नहीं जाती, मैं मानता हूं कि यह शख्सियत उस सड़क से जाकर उस ढाणी तक पहुंचा और लोगों की पीड़ाओं को समझने का काम किया। और इस तमाम पीड़ाओं के बीच में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है इस टोंक ज़िले के विकास की चर्चा। ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि इस टोंक ज़िले के विकास की चर्चा की जाए, क्योंकि कहते हैं कि जब सफ़ेद पोश चर्चा करना बंद कर दें, जब सफ़ेद पोश मांग करना और मांग करने वालों के साथ खड़ा होना बंद कर दें, तब आवाज़ कलमकारों को ही उठानी पड़ती है। तो वही जिम्मेदारी उठाने की कोशिश हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं टोंक ज़िले के टोंक ज़िला मुख्यालय के छोटे से परिवार के रहने वाले अशोक बेरवा से। टोंक नगर परिषद के पार्षद रह चुके हैं और इसके साथ ही भीम सेना के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन समाज सेवा के बतौर, ज़िले के विकास के बतौर इनकी पहचान एक अलग तौर पे है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम में कि आपने पत्रकारों के लिए एक इतना अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, हम लोग लगातार पिछले रविवार से एक कवायद शुरू किए कि क्या रहा इस आज़ादी के बाद टोंक ज़िले के विकास। पिछली बार हमने चर्चा की थी हमारे अजीज़ पत्रकार साथी, पत्रकार संगठन जार के जिलाध्यक्ष ब्रजेश परिडवाल के साथ। उनकी भी उम्र 45 प्लस थी, तो उनको भी ज़िले का काफ़ी अनुभव था कि किस तरह से ज़िले की राजनीति के साथ विकास कहाँ तक जोड़ा। क्योंकि पिछले महीने से लगातार बारिश, मानसून का दौर जारी है, तो लगातार सोशल मीडिया पर ये भी कमेंट्स था कि जिस तरीके से शहर में पानी भरे, जलभराव के हालात हुए, तो किस तरह की स्थितियाँ हुई, कहाँ विकास कागज़ की तरह कश्ती बनकर तैर रहा था। क्या लग रहा है अशोक जी कि हम सबसे पहले आपकी उम्र से शुरुआत करते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग इस टाइम 58 वर्ष के आसपास है। इनकी उम्र करीबन 58 साल है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अनुभव होगा। मूल जन्म स्थान का और मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूँ। मेरी उम्र लगभग 58 वर्ष है और 94 में मैंने पहला चुनाव टोंक नगर परिषद का जीता हुआ हूँ और 94 से लगातार समाज सेवा से जुड़ा हुआ। 94 में आप पहली बार पार्षद बन गए, तो किस तरह का 94 तक का विकास का रेशो रहा? 94 से या 94 के आसपास की से ही अपन बात करें, ज़्यादा पिछली बात जाएंगे तो बहुत देहाती स्थिति होगी उस टाइम में। तो क्या 94 से पहले तो बहुत से गांव ऐसे थे जहाँ शिक्षा से वंचित होना या क्या नाम से रोड बिजली न होना, मूलभूत सुविधाओं से सभी गांव बहुत वंचित थे। सिर्फ एक
एक जो नेता जो भी आते थे वो सिर्फ एक अपने अपने तोथे भाषण समझें या छोटी बड़ी बड़ी घोषणाएं देखो आप, जबकि टोंक विधानसभा क्षेत्र से या टोंक लोकसभा क्षेत्र की जहां बात करें तो वो दौर भी हमने देखा है कि 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री दिए हैं और उसके बावजूद भी वो मात्र विकास के नाम पर सुन नहीं रहा है। ये बिसलपुर बांध देख लो आप, बिसलपुर बांध को भी एक जहाँ से कहाँ से इसकी कबाई शुरू की गई थी और कब जाकर शुरू हुआ है। न इसरदा बांध की बात करते हैं तो इसरदा बांध को आप अगर शासन प्रशासन के पन्नों में देखा जाए तो कहाँ से तो इसको शुरू किया गया था, आज कहाँ जाकर अब जाकर ये विकास की थोड़ी पे आया है। तो ये सिर्फ जो पिछले 20 साल तो सिर्फ एक कागजों में ही चली है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में चली है और कागजों में भी एक पक्ष विपक्ष के पास उंगलियां उठाना और कुछ भी नहीं। इसी के साथ साथ अगर टोंक के विकास की बात करें तो टोंक मुख्यालय को रेल से जोड़े जाने वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन वो मुद्दा भी राजनेताओं की भेंट चढ़ गया और आज भी, जबकि टोंक विकास की जब चर्चा होती है सब बेहद करीब है राजधानी जयपुर के टोंक। मुझे जो तस्वीर समझ में आई है वो तस्वीर थी बनास पुलिया से लेकर नौसेमिया के पुल तक की। अब इस दौड़ में विकास बिसलपुर बांध जरूरत किसकी? सरकारी सिस्टम की। इसरदा बांध जरूरत किसकी? सरकारी सिस्टम की। लेकिन यहाँ के बासिंदों को क्या मिला? यहाँ आज बिसलपुर जो बांध मिला उसके बावजूद भी टोंक मुख्यालय को आज 24 घंटे में 48 घंटे में एक समय पानी की सप्लाई है। जहाँ हमारे इतने बड़े लीडर हैं, या मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 20 साल से भी यही चला आ रहा है, यही चला आता है। आज भी जहाँ आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भी घर घर पानी को पहुँचाने, जिस शहर में पानी 24 घंटे नहीं 48 घंटों में मिले, जिस शहर से नहीं जिस जिले का पानी राजधानी जयपुर भी है, जिस शहर से नहीं जिस जिले की सीमा में गांव उजड़ जाएं लोगों को पानी पिलाने के लिए और वो पानी इंतज़ार करके पिए, ये विकास है? ये विकास नहीं है, ये एक राजनीति है। जो हमारे जो जिले के या हमारे विधानसभा के जो नेता रहे हैं उन्होंने सिर्फ जैसे आज शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री ये कहता है कि साहब तुम मुझे वोट दो, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। आज की तारीख में मैं आपको कोई भी मंत्री हो कुछ भी हो तो वो यही कहेगा कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके शहर का विकास करूँगा। लेकिन वो मंत्री सबसे पहले अपने डेकोरम में, अपने ऑफिस के डेकोरम में, अपने ऑफिस की गाड़ियों के डेकोरम में, अपने लवाजमे में पैसा खर्च करना उचित समझेंगे। जबकि आज इन दफ्तरों के शाही दफ्तरों के लवाजमे से नेता बाहर क्यों नहीं निकलते? विकास कहाँ होता है इनका? विकास की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अब आज एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि आज ग्रामीण प्रदेश में आप ऐसे स्कूल देखेंगे जहाँ पे बच्चे छतें टिपक रही है और मजबूरन या तो छत आने जाने का रास्ता नहीं है। ये हालत हो गई कि वो उनका आना जाना बंद हो चुका है और मास्टर भी इस बात से परेशान है कि इस स्कूल को कैसे चलाया जाए और सरकार इस बात जिस जिले में स्कूलों की छतें टपक रही है, बच्चे दहशत में हैं कि ये छत आज गिरेगी, अभी गिरेगी, कब गिरेगी। विकास ये है? उसकी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रखी जहाँ की निचले स्तर पर, जहाँ सरपंच के या अन्य पद के उनके माध्यम से इसको जो बनाई जाती है बिल्डिंगें, उसकी मॉनिटरिंग जो अगर ढंग से हो तो सही मेटेरियल से सही चीज़ बने। आज आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंगें जो मुश्किल से 10 साल भी मुश्किल से चल पा रही है, उसके बाद जर्जर जिसमें आप जीता जागता आपका जो नया जनाना अस्पताल बना है उसको देख लें आप। आज के मुश्किल से 10-15 साल पुराना आपका एक रजिस्ट्रार ऑफिस बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग देख लो जर्जर। यानी कि उसके लिए कोई वैसी मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है जो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ या ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ या कार्रवाई कर सके, मुकदमा दर्ज कर सके। जब इतने भ्रष्टाचार की आप बातें कर रहे हैं, जनाना अस्पताल बड़ी मुश्किल से बना,
क्या इलाज का विकास कितना है यहाँ? डॉक्टरों की एक बड़ी लिस्ट है। जब आप अस्पताल जाते हो तो उस अस्पताल की तस्वीर क्या देखते हो? अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि लगातार मात्र 8 घंटे बारिश हुई थी, जिसमें एक्सरे रूम के अंदर भी आपको लगभग कम से कम 5 से 7-6 इंच पानी था, जिसका वीडियो भी वायरल होता हुआ देखा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो टोंक विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हमारे टोंक विधानसभा में कुछ लोग ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं जो उन राजनेताओं को घेरे रखते हैं। जिस जिले मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल के एक्सरे रूम में पानी घुस जाए तो विकास कहाँ गया इसका? ये इसकी मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे विषय पर जो कि एक विशेष सोशल मीडिया एक्ट बनना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, जहाँ पे कोई सा भी ऐसा वीडियो वायरल होता है या कोई सी घटना, जैसे स्कूल की बिल्डिंग टपक रही है या जैसे हॉस्पिटल में पानी भर रहा है या मरीज परेशान हो रहे हैं, अगर वो वीडियो वायरल होते हुए संबंधित मंत्रियों के पास या सरकार के पास पहुँचती है तो सरकार को विशेष कदम उठाकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, टोंक जिले ने राजस्थान की सियासत में बड़े बड़े राजनेता थे। दिवंगत विजय सिंह जी की बात करें, बनवारी लाल जी साहब की बात करें, कई लोग थे, द्वारका प्रसाद जी की बात करें, तो उन लोगों के होते हुए जिला मुख्यालय के जिले में क्या जरूरतें थी यहाँ की मूलभूत की विकास की कितनी उम्मीदें थी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि टोंक लोकसभा क्षेत्र या अन्य विधानसभा क्षेत्र की जहाँ हम बात करते हैं तो अधिकांश यहाँ पर वोटर्स जो चुनाव या तो धार्मिक बात को लेकर लड़ाया जाता है या ऐसे अनुपात पे लेकर चुनाव को लाकर खड़ा कर दिया जाता है जिससे एक पक्ष उसके साथ पूरा खड़ा हो जाता है और साथ में जो उनके पार्टी के कुछ जो होते हैं मतदाता वो भी जीतते, तो उसका परिणाम ये भुगत रहा है कि आज की तारीख में टोंक का विकास नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि आज जो लोग यहाँ पे टोंक लोकसभा में या विधानसभा में अपनी संख्या को भारी बताकर, और आज की तारीख में अपन वार्ड की बात कर ले, नगर निगम पार्षदों का जो चुनाव होता है उसमें भी अगर बायदी पे एक तरफा उनके 28 पार्षद जीत कर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर विकास कहाँ होगा? सरकार में क्योंकि सरकारें होती है और ये चुनाव जो लोकतंत्र का अलग उत्सव होता है, महोत्सव होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर जनता ने बहुमत विपक्ष को दिया है और वो सत्ता में आ गया और सरकार में पक्ष किसी दूसरी पार्टी का है तो राजा है, राजा के लिए तो प्रजा समान है, तो क्यों नहीं वो तालमेल बैठता? आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी फिलहाल जो बोर्ड था, जब बोर्ड गठन हुआ, अपन तो ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, अपन बोर्ड गठन हुआ जब देखा कि शहर के सारे व्यक्तियों के आम मतदाताओं की नज़र उस बोर्ड को गठन होने पर थी। घंटाघर इतनी संख्या पे भरा हुआ था कि एक बड़ा नया चेहरा उभर कर आने वाला है, लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि उसकी जो 5 साल की जो बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, विकास कार्यों पर चर्चा होना चाहिए, वो नगण्य रही है। मात्र 2 मीटिंग से ज़्यादा न होना ही विकास का नहीं होना है। देखिए, बीजेपी में की भी बात करें, क्योंकि बीजेपी की भी राजस्थान में सरकार है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी के हैं, 2 विधायक भी हैं बीजेपी के, एक कांग्रेसी विधायक है सचिन पायलट जो जिला मुख्यालय से राजस्थान और देश की सियासत में एक बड़ा नाम है पायलट। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद कैबिनेट मंत्री का होना, सचिन पायलट का विधायक होना, इस बीच भी अब क्या इस 70 साल के इंतज़ार के बाद भी क्या वो नहीं है कि अब यहाँ के बासिंदों की उम्मीदें पूरी हो? ये जो 5 साल जिन 5 सालों में हम चल रहे हैं, उन 5 सालों में टोंक के आम मतदाता को विकास की बात करना ही नहीं चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि अधिकांश जो आम मतदाता अपनी समस्या या अपना विकास कार्य की जो बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे स्थानीय सांसद MLA साहब हैं वो अपनी विपक्ष की भूमिका की बात कर वो उसको सुनने कर देते हैं कि मैं
में हमारी सत्ता में न होना ही हमारा दुर्भाग्य है। तो आप सत्ता में रहकर इतने कौन से झंडे गाड़ दिए साहब? आपको 5 साल का पिछला इतिहास उठा कर देखो, और जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे, इसलिए आम मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज जो क्या हमारे क्या उम्मीदें इस टोंक ज़िले के विकास को लेकर हैं? क्या प्लान आप सोचते हैं कि मैं 58 साल की उम्र मुझे हो गई, अगर मैं एक मंत्री विधायक तक पहुंच जाता, या अगर मुझे ऐसा मौका मिलता कि या इस ज़िले में या जिला मुख्यालय पर ये तमाम संसाधन सुविधाएं मैं मुकम्मल करवा दूँ, क्या चीज़ें होती वो प्रमुखता से? देखो जी पत्रकार महोदय, आपने बात बहुत बड़ी कही है, ये तो मैंने ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जितनी सेवा जिस एक आम कार्यकर्ता से की जाती है, उस कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर मेरा काम मैंने लोगों का की सेवा में बढ़ चढ़ कर किया है। और करीब करीब मैं शासन प्रशासन से भी करीब करीब अपनी मांगे मनवा कर रहा हूँ। और जहाँ विकास की बात करते हैं तो विकास तो जहाँ आम मतदाता की जो डिमांड होती है, जो विकास का एक विशेष एजेंडा होता है, या वो जिला प्रशासन के पास पत्र दे अपनी शिकायत का या मांग पत्र का, या किसी भी अधिकारी संबंधित पंचायत पर, तो उन मांग पत्रों को एक जगह संसद जो अपना एक एमएलए होता है या सांसद होता है, उन पत्रों को एक जगह इकट्ठा कर जो मुख्य मांगे होती है, उन मुख्य मांगों को प्रथम वर्ष में समाधान होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तभी जिले का या विधानसभा का विकास हो सकता है। आप अगर ये इनको कागजों में चलने दोगे, शायद उस जिले का उस विधानसभा का विकास नहीं होगा। अगर हम इसी पहलू को पलट देते हैं, बतौर एक सामाजिक व्यक्तित्व क्या है, इस जिले भर में जो दलितों पर प्रकरण सामने आते हैं, रूह कपा देने वाली तक का है ऐसा, क्या लगता है कितना गंभीर विशेष आज़ादी के बाद या इस तरह के विकासशील व्यवस्थाएं होने के बाद भी, कानून इतना मुकम्मल होने के बाद भी, कानून का इतना सख्त होने के बावजूद भी, इसमें सबसे बड़ी चूक तो ये है कि हमें जो जिस समाज पर होने वाली घटनाओं पर, जहाँ आपने चर्चा की बात कही है और होनी चाहिए, कि उस समाज की जो बहुजन समाज की आप बात छेड़ दिए, तो उनके साथ जो घटनाएं होती है, जघन्य अपराध होते हैं, तो वो समाज संगठित नहीं होने का ही परिणाम है। आज आपने देखा होगा कि जो कुछ लोगों को गोली से उतार देना या अन्य जैसी घटनाएं या बहुत सी घटनाएं जो है, उन घटनाओं को ज़्यादा डीपली तो नहीं, मगर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जहाँ आपको एक आपके व्यक्तिगत समाज को अगर गोली से उतार रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप संगठित नहीं हैं। आप हरिजन समाज के भूले को गोली से उतार के बताएं, आप अन्य जो थोड़े संगठित हैं उन समाज की, जैसे मीणा समाज की लोगों को गोली से उतार के बताएं, ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जहाँ रेगर, बंगी, कीड़ा कीड़ेगर हुआ, कोड़ी हुआ, चमार हुआ, या जितनी भी दलित बच्चियों जो जातियाँ हैं निचले स्तर की, ये समाज संगठित नहीं होने का कारण ही इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इनको क्या उनसे इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। जिस रोज ये सारे संगठित हो जाएंगे, तब इनके साथ न्याय इनकी चौखट में बैठा होगा। और न्याय नहीं होने का कारण सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग जो ऊपरी पायदान पर जा बैठे हैं, और निचले पायदान के जो लोग, उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि साहब आज हमारे ये लोग, आज ये बड़ा अधिकारी है, या ये आज हमारे साथ ये है, तो हमारे साथ होने वाली घटनाओं पर आवाज़ उठाएगा, या हो सकता। अब उसमें जैसे कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसमें बहुत ही जघन्य अपराध, जिसमें बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं, बीड़ी सिगरेट से चटा देते हैं या जला के मार देते हैं, तो उसमें सामाजिक संगठन ही रोड पर उतरते हैं, अपना आंदोलन करते हैं। जबकि गवर्नमेंट कर्मचारी के इतने बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, वो संगठन कब ज्ञापन देने आएंगे? शाम को 4 बजे या 5 बजे बाद, वो भी इसलिए कि अपनी औपचारिकता करने के लिए। समाज वर्गीकरण का शिकार हो चुका है, और सरकार ने जो कदम उठाया है तो शायद उसमें मंथन भी करेगी, कि क्योंकि वर्गीकरण का उदाहरण एक छोटा सा ये है कि एक गरीब परिवार के, एक दलित परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि मुश्किल से 50-70 आदमी आपको उस दाह संस्कार में दिखेगा। और उसी समाज का अगर मिडिल क्लास का आदमी होगा तो उसमें थोड़ी संख्या बढ़ेगी, और उसमें वीआईपी आदमी आ गया
तो उसमें पूरा शहर लौट जाएगा। तो ये वर्गीकरण है और ये वर्गीकरण की वजह से ही समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वर्गीकरण को लेकर बड़ी बात अशोक जी आपने कही, बड़ा चिंतन करने वाला विषय है ये, बड़ा मनन करने वाला भी विषय है। चूँकि अगर किसी समाज में समुदाय में अगर वर्गीकरण होता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसी समाज को नुकसान होता है। समाज में सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो जिन लोगों ने आज एक विधायक है, क्या विधायक को अपना आरक्षण ले लिया, उस विधायक ने अपना आरक्षण का जो था पात्रकार बना ले लिया, तो उसके बाद कम से कम ने तो उस विधायक को जो अपनी विधानसभा में क्या उसने उस समाज को उठाने की कोशिश की। पिछले 30 साल में मैं खुद देख रहा हूँ कि हमारे समाज के एक से बढ़कर एक दिग्गज लीडर रहे हैं। एन.के. बेरवा जी जो यहाँ पे वो रहे हैं, इधर से आप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी देख लो, और भी बड़े बड़े जो लीडर रहे हैं, IAS IPS अधिकारी भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज माला साफा पहनने में ही व्यस्त है, अन्यथा समाज को संगठित करने में कभी ध्यान नहीं दिया है। बतौर आपने जब 1994 में जब पार्षद का चुनाव जीता, क्या वजह रही कि उसके बाद आपने दोबारा फिर राजनीति की उम्मीद है? वो दिक्कत ये थी कि जब मैंने पहली बार मुझे पार्षद चुना गया और चुनाव लड़ने के बाद जो मैंने जितनी सेवा करनी थी, मैंने लगभग 400 कुछ परिवारों को, मेरे वार्ड नंबर 40 से मैंने BPL सूची तैयार की, लगभग 700 या 900 परिवारों को BPL वो वृद्ध पेंशन की डायरियाँ बांटी, सब कुछ मैंने किया। यहाँ तक कि ये कंडीशन थी उस टाइम में कि जहाँ मेरे वार्ड में जो पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रहते थे, तो उनको घरों में पानी नहीं पहुँचने के कारण उन लोगों को अपनी बेटियाँ या उनके बच्चे कमारे रह रहे थे। बहुत से मैंने काम किए, लेकिन नगर ने ये तो शायद खबर अपन ने एक बार की भी थी। जी, उसके लिए आप पहाड़ पर भी चढ़े थे, और उसी की बदौलत है कि आज वो लोग ठहरे हैं। लेकिन वो ठहरे इतने से हैं कि जब वो स्थिति खराब हो गई तो अन्य धर्म के लोगों ने वहाँ पर अपना विराजमान हो गए। संख्या जैसे पहाड़ में जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या नहीं है। देखिए, चूँकि बड़ा लंबा समय आपका टोंक में है, जन्म हो है, यही आप देख रहे हैं, पूरा बचपन जवानी, और अब जब एक उस दौर में है कि हाँ अब हम कहाँ क्या करें, किसको कहें, लेकिन हम सक्षम हैं कि हम कुछ करवाएं। बतौर जब भीम सेना अध्यक्ष आपने जब इसको बागडोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हर अम्बेडकर जयंती पर जब आप जलसा निकालते हैं, मैं जुलूस नहीं कहूँगा क्योंकि वो जलसा हो, वो जुलूस ऐसा नहीं कि 2, 5, 10, 20, 50, 100 आदमी का, वो चारों कोनों से आने वाली भीड़ मैंने देखी है। तो उस तमाम जो लोगों का जो हुजूम उमड़ता है, उन लोगों की उम्मीदें कितनी रहती है आपसे? क्या सोचते हैं वो लोग कि हम आज जब जा रहे हैं तो कल अशोक जी ये काम करवा देंगे या इस समस्या का समाधान होगा? जो लोग संगठन से जुड़े हैं, तो लगभग इस संगठन से लगभग इस टाइम टोंक लोकसभा क्षेत्र से लगभग 5600 के आसपास संगठन से जुड़े हैं कि हर जगह, हर गांव, हर गांव में। ये मेरी सबसे बड़ी वो उपलब्धि रही है कि इस संगठन से जो 5600 या 5000 के आसपास बच्चों को जोड़ कर रखना और समय समय पर होने वाले प्रोग्रामों को सफल बनाना। मगर विडम्बना इस बात की है कि बाबा साहब ने संविधान लिखने से लेकर अन्य महान कार्य किए थे, जिसमें 10 जल घाट या अन्य जैसे अन्य पुण्यतिथियाँ हैं। सिर्फ एक अम्बेडकर जयंती ही समाज को नज़र आती है, और वो जो समाज के जो लोगों की भीड़ जो बनती है, तो उसमें से लगभग 60% लोग एक दिन के अम्बेडकरवादी होते हैं। बाकी जो समाज से ठगे जो लोग टुकराए हुए हैं, सताए हुए हैं, वो लोग अपेक्षा रखते हैं। जैसे कि जिसका भी जीता जाता उदाहरण भी निवाय विधानसभा क्षेत्र में एक बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई। इधर घास के आसपास में एक प्रतिमा खंडित की गई, इधर दत्तवास में खंडित की गई। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आप जितना हमारा अपमान करोगे उतना ही हम
मजबूत करेंगे। हम तो मोदी जी को भी यही कहते हैं कि साहब अगर इस चीज़ को हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें, एक पहलू मतलब एक पन्ना वापस फिर पलट दें, समाज में रूढ़िवादिता, बाल विवाह, नाता प्रथा, है ना, और इस तरह की कई प्रथाएं आज भी हम लोग जब देखते हैं तो सही कई बार सामने आ ही जाती है। बाल विवाह की भी बात करें तो ऐसी तस्वीरें आती है कि यार इसकी शादी बचपने में हुई और अब परेशानियां ये हो रही है, अब वो महिला खाने के चक्कर काट रही है, पीड़िता या नाता प्रथा जैसी समस्याओं का दंश भी कई बार देखने को मिलता है। समाज में क्या अभी भी ऐसी कृतियाँ हैं जिनसे पार पाने की ज़रूरत है? ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? नहीं, समाज के सामने चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि समाज आज जो ज्ञान का देवता है, इसे अपन ज्ञान का देवता कहेंगे, कि समाज ने बहुत कुछ सीखा है अपने महापुरुषों से लेकर सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहा है। और जहाँ तक कि उनको ये भी पता है कि हम जो बाल विवाह जो होते थे उस समय, वो एक अकारण ये था कि क्या हमसे होना, क्या हमसे एक जल्दी जल्दी घर बसा देना। उस समय ऐसा चिकित्सा का ऐसा अभाव था कि जिस परिवार में 7-7 बच्चे होने के बावजूद भी पता पड़ता था कि सही ट्रीटमेंट न होने के कारण पता पड़ता कि ये मर गया और वो मर गया, 3 भाई में से 1 भाई रह गया। इस तरीके से या बाप भी क्या पिताजी भी शांत हो जाया करते। आज चिकित्सा में भी बहुत कुछ आगे आ चुके हैं, इसलिए ये जो थी प्रथा है, ये इसी पे आकर अंकुश लगने के बाद ही अब थोड़ा सुधार हो गया है और ऐसा अब मात्र 10% ही रहा है। 10% की चीज़ें हैं तो अच्छा, इनमें सुधार की चुनौतियाँ तो हैं अभी, मानते हैं। आज की जैसे आप डोली समाज में चल जाओ, इधर आप जो गाड़ी अलवार है, गाड़ी अलवार में तो मुश्किल से मार के 7 साल की या 6 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं। इधर आप डोली समाज में आ जाओ, इधर भी अन्य जितने भी समाज है जो उन कुछ समाज जिसमें क्या से बिल्कुल ही ऐसी बाल विवाह होती है कि क्योंकि वो बिल्कुल वो शिक्षा से वंचित है। और शिक्षा से वंचित होने का मतलब ये है कि उनको या तो जो सरकार की जो योजनाएं जो मिलनी चाहिए उन योजनाओं से वो वंचित रहे हैं। एक घर न रहकर अन्य घर, जैसे आज यहाँ डेरा डाल दिया, कल वहाँ डेरा डाल दिया, तो वो तो फिर बाद में एक गुमकतू तो सरकार को विशेष इनके लिए बनाए भी है। अब जाकर इनको स्थापित करने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत शिक्षा के लिए भी आगे बढ़े। चलिए, अब समाज की परिदृश्य को हम बदलते हैं, शहर के विकास की बात करते हैं। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जो बागों के नाम पे आज भी जाने जाते, मेहंदी बाग, मोती बाग, है ना, मतलब 5-7 बागों के नाम ऐसे बताए जाते हैं। गुलजार बाग, बेगम बाग भी है। अच्छा, उसी के साथ फिर जो नौसिमिया का पुल है, उसी के साथ सबिल शाह साहब की चौकी है। आपके जो तालाब हैं, एक पीली तलाई के नाम से आज भी पीली तलाई, एक बड़ी कॉलोनी डेवलप हुई वहाँ पे, एक चतुर्भुज तालाब है, कई ऐसे तालाब हैं। क्या इनका विकास, इनका सौंदर्यीकरण कुछ ज़रूरत थी करने की? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जो विकास होना चाहिए वो विकास न होकर एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक जैसे या तो हमने इस टोक को शिक्षा का अभाव समझे, जो कि आज भी उस नौसिम जो एक छोटा सा नाला है उसे नौसिमिया के पुल के नाम से पुकारा जाता है। ये शासन प्रशासन की कमी है। वहाँ पे चिन्हित बोर्ड लगाया जाए, उसका नाम का शुद्धिकरण किया जाए। आज हम उस रूढ़िवादी में नहीं जी रहे। आज या तो हम ये समझे कि आज टोंक से जो स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र है यहाँ पे शिक्षा का अभाव समझे। या तो ये मैं तो प्रशासन को साफ कहता हूँ कि या तो शिक्षा का अभाव होने के कारण ही आज हम नौसिमिया का पुल बोल रहे हैं, जबकि एक नाला है। वो शिक्षा का अभाव समझे, हम इसे शिक्षा का अभाव समझे, जबकि प्रशासन को एक गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, वो इतना बड़ा नजर आता है जगह पे कि लगे कि यार नौसिमिया का पुल है। ये वो बोलने में पुल है मगर वो नाला है। गलती ये बनास की पुलिया क्यों है? जब गलती से कोई बड़ा कचरे का फेंक भी देते हैं, कोई कट्टा फट्टा, तो उसमें जाकर अटक जाता है तो पूरा शहर जाम हो जाता है। वैसा कुछ इतना सा नाला है वो। बनास की पुलिया से पूरा शहर, पूरा राजस्थान गुजर रहा।
ये तो विडम्बना है ना, शिक्षा का अभाव माने अपन तो, क्योंकि या तो सरकार टोंक जिला प्रशासन ने के पूरे जितने भी नगर परिषद क्षेत्र है वो मेरे ख्याल मुझे से इस सवाल का जवाब बड़े लंबे समय बाद मिला है कि बनास की पुलिया और नौशे मियाँ का पुल, आखिर इन दोनों में बड़ा अंतर क्या? वो अशोक जी ने बताया है कि ये शिक्षा का ही एक अभाव है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसे समय रहते अभी भी दुरुस्त नहीं किया तो आपको बनास की पुलिया से और नौशे मियाँ के पुल से गुजरना पड़ेगा। ये, और गुजर रहे हैं, जबकि सरकार ने, आप देखा हुआ अन्य राज्यों के अंदर सरकार को लगता है कि एक जैसे नाम शुद्धिकरण, चाहे गाँव हो या तहसील हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ प्रशासन को लगता है तो उसके एक अनुमोदन पत्र लिखकर भेजा जाता है कि साहब इस नाम को ये न कर इसको ये नाम किया जाए गजट नोटिस से। लेकिन हमारा तो प्रशासन खुद ही नहीं चाहता। मेरे ख्याल से प्रशासन के पास भी साक्षरता का उनका रजिस्टर चेक किया जाए तो अंगूठा ही लगाते होंगे। ये हालत है। ये गजब बात कही आपने यार। अगर प्रशासन का साक्षरता प्रमाण मांगा जाए तो अशोक जी बता रहे हैं कि क्या प्रमाण होगा। अच्छा अशोक जी, मेरे एक बड़े मन की एक सवाल है। वो सवाल ये है मेरा अनुभव का कि टोंक का विकास क्या हुआ अगर नवाब साहब नहीं होते तो। नवाब साहब थे तो विकास क्या हुआ, मैं गिनाता हूँ। टोंक का विकास गिना रहा हूँ आपको। टोंक का कलेक्ट्रेट भवन नवाब साहब ने दिया। टोंक का शहादत अस्पताल, जिले का एकमात्र सबसे बड़ा शहादत अस्पताल, वो नवाब साहब ने दिया। उसके बाद अगर आप जो यूनानी जो अस्पताल था उसकी बिल्डिंग भी नवाब साहब की है। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है वो भी नवाबी परिवार के टाइम से। सर्किट हाउस है वो भी नवाब साहब की पहचान। फिर सरकार ने विकास के नाम पर बोर्ड, पंपलेट, प्रचार के अलावा, मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सरकारें भवनों का निर्माण नहीं करवा पाई, जो सरकारें रास्तों का शुद्धिकरण नहीं करवा पाई, जो सरकारें तालाब, तलाइयों और शहर के चौराहों का विकास नहीं करवा पाई, उन सरकारों ने विकास के नाम पर दिया क्या? ये मेरा सवाल है और इस सवाल का विस्तार पूर्वक जवाब दो। सबसे बड़ी ये टोंक नगर परिषद और जिला प्रशासन का एक सबसे बड़ा, बहुत बड़े पहलू को आपने छूने की कोशिश की कि जैसे उदाहरण अगर मैं दे सकता हूँ तो कभी क्या होता है कि सांप कभी बिल नहीं बनाता, तो वो कंडीशन इस टोंक शासन प्रशासन की रही है। लोग समझ पाएंगे आपकी बात को, समझ लेंगे, समझने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कि सांप कभी बिल नहीं बनाता। वो उनको देख के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ कि सांप कभी बिल नहीं बनाता, चूहों के बिल में घुस जाता है। ये कंडीशन नवाबी रियासत के हाल में जो बने हुए थे, जितनी भी इमारतें, उसमें प्रशासन ने अपना रजवाड़ा जो समाप्त हुआ, तो रजवाड़ा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने अपने बोर्ड लगा दिए कि ये चिकित्सा इकाई, ये आपका कलेक्ट्रेट, ये आपका ये आपका ये। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब जाकर थोड़ा बहुत उम्मीद बनी है जहाँ पर थोड़े अपने चराई के आसपास में कुछ नई चीज़ें, नया विकास थोड़ा बहुत नज़र आ रहा। हो सकता है अभी तक हो न हो, इतनी जल्दी होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम हमारे जो एमएलए साहब भी वो विपक्ष में आ चुके हैं, तो वो विपक्ष का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मेरी एक विडम्बना है, मैं सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ आपको कि जो विकास की बात करें तो एक चतुर्भुज तालाब टोंक में है ना, और उस चतुर्भुज तालाब टोंक के लिए आस्था का केंद्र है, ठीक है। वहाँ पर जब एकादशी, डोल ग्यारस, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, या गुजर समाज की पूजा होती, छठ पूजा, या अन्य जितने भी महापर्व होते हैं वो चतुर्भुज तालाब में होते हैं। और शायद आपने देखा होगा कि जो वहाँ मंदिर जो बने हुए हैं उनकी कलाकृति जो बताती है तो वो हज़ारों साल पुरानी। और ये चतुर्भुज तालाब
36 बीघा 7 बिस्वा के आसपास ये तालाब है रिकॉर्ड में आज। जब एकादशी डोल 11 पे जब ये याद डोल जो होता है कब हमारी परंपरा हिंदू परंपरा के अनुसार, तो वहाँ पर जो कृष्ण जी को नहलाने के लिए जाते हैं तो शहर के सारे डोले वहाँ स्नान करने जाते हैं। जब प्रशासन भी अपनी एक पूरी फॉर्मेलिटी एक पूरी कर देता है कि वो रेता बिछा दिया, ये पाइपलाइन सही कर दी, ये कचरा हटा दिया, ये कर दिया, जबकि पिछले 20 साल से हर सामाजिक संगठन आवाज़ उठाता आया है कि यहाँ एक पर्यटन स्थल बने, ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पे सभी तरीके के ऐसा एक पर्यटन जिसके लिए एक विशेष वो बनाया जाए। लेकिन हमारे चाहे वो पूर्व विधायक हो, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमें उनसे भी बहुत उम्मीद थी कि भाई अब की बारी चतुर्भुज तालाब का नहीं अशोक जी, यहाँ तो नाम लेके बात करनी पड़ेगी। सर हमारे जो पूर्व विधायक थे जिन्होंने हमें अजीत सिंह जी मेहता थे, और वैसे तो मैं क्या है कि जो राजनेताएं होते हैं एमएलए होते हैं उनके पास बहुत कमी से जाता हूँ, क्योंकि मैं शासन प्रशासन से ही टकरा कर मैं अपना काम करना पसंद करता हूँ। कोई ज्ञापन भी देता हूँ तो शासन प्रशासन को देकर ही अपना काम करता हूँ। लेकिन जब हमने कहा कि क्या साहब आप इस चतुर्भुज जब नए विधायक बने जीते, और क्या से हमने क्या से करीबन लगभग 26 या 27 मंदिरों के पुजारी के साथ हम जाकर उनसे बात करी कि साहब ये चतुर्भुज तालाब का विकास होना चाहिए, इसके लिए विशेष आप एक पैकेज तैयार करके भेजें ताकि ये विकास हो। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ जब तो एक बुकलेट दी कि मैंने ये बना दिया, ये कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। आज आप चतुर्भुज तालाब में देख लो, वहाँ पे गंदे नाले, गंदे पाइप, न जाने क्या क्या छोड़कर इतनी बुरी स्थिति कर रखी है। और फिर आपका भी एकादशी डोल 11 में देख लेना आप, इस प्रशासन एक वैसा डेकोरम कर देगा जिससे क्या नाम से आप उस पर एक जैसे एक पेवन बिछा देना है का इस तरीके से कर देगी। अन्यथा ये हालत है कि अगर प्रशासन चाले आज जो शहर का जो वातावरण कभी कभार खराब होता है ना, मात्र होता है, तो इन वजह से होता है। लेकिन प्रशासन खुद ही चाहता है कि टोंक की पब्लिक आपस में लड़ती रहे। अगर विकास हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तो उनको तो सब वो उनके जो खाना पूर्ति हो सकती। चतुर्भुज तालाब से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हैं, मेहंदी बाग, गुलजार बाग, नजर बाग, ये बाग बगीचे कहाँ उड़ गए? ये जो जैसे आपने देखा होगा कि शिव लाइन के पास में जो एक कट आता है और एक मामा भांजा मंत्री कहलाती है शायद ध्यान हो, तो एक वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि एक विशेष चाहे उसे कोई गुप्ताक्षर माने या कुछ भी माने, और एक पॉइंट पे खड़े होने के बाद आपको दिखेगा छतरी की परछाई उस पानी में दिखती थी शायद, देखा होगा आपने शायद रेडवासी तालाब। और वो टोंक नगर परिषद की संपत्ति, उसके बावजूद भी टोंक नगर परिषद और जिला प्रशासन के पास जो धृतराष्ट्र माने अपन, धृतराष्ट्र के अलावा कोई शब्द नहीं ले सकता मैं काम में, धृतराष्ट्र। जी हाँ, अगर इन धृतराष्ट्र तो अंधा था लेकिन कुंती अंधी नहीं थी। हाँ समझ रहे हो ना, हमारा टोंक प्रशासन धृतराष्ट्र था लेकिन सरकार अंधी नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे आज इतने प्लाट कट चुके हैं। नगर परिषद ने अपनी फॉर्मेलिटी के अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को इस तरीके से दबा दिया जाता है जिससे क्या नाम से या तो उसे व्यक्तिगत नुकसान देकर अगर हम बड़ी कार्रवाई करते हैं तो प्रशासन या उन जो हमने आज मान लो किसी प्रशासन की शिकायत की तो वो वही खबर वहाँ पहुँच जाएगी, और वो जो माफिया लोग हैं, भू माफिया लोग, वो आकर आपको या तो आर्थिक या हानि या किसी भी हानि से आपको ऐसा चुप करवा देंगे। इसका जवाब नहीं। इसके तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हड़कंप होना चाहिए। मैंने कहा ना, धृतराष्ट्र अंधा था, कुंती अंधी नहीं थी। सरकार चाहे तो विशेष कदम उठाना चाहिए ऐसे मामलों पर। जितने भी भू माफिया हैं उनके खिलाफ विशेष एक मुकदमे दर्ज कर इन पे बुलडोजर चलाना चाहिए, और टोंक में तो बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपके बाग वाग सब बाहर आ जाएंगे। जिस रोज बुलडोजरों की कार्रवाई हुई ना, उस रोज आप जो मोती बाग को ढूंढ रहे हो, फूल बाग को ढूंढ रहे हो, तो ये हम इन्हीं बागों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, सवाई माधोपुर वाले टाइगरों को नहीं ढूंढ रहे। नहीं, आप उनको यहाँ लाके छोड़ दो। नहीं, हम आपके उन बागों को निकाल सकते हैं, लेकिन प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करे तो अपने आप बाग नजर आएंगे। क्योंकि सबने ये बड़ी बात अशोक जी की है कि चूंकि कई इलाकों में जब देखते हैं, शहर के कई इलाकों में
तो पहले मकान और मकान के आगे चबूतरी, चबूतरी के आगे फिर मकान और फिर मकान के आगे फिर चबूतरी। यानी इस शहर के अधिकांश इलाके तो नालों पे बने हैं, जिसमें एक मेहंदी बाग की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस मेहंदी बाग की क्या तस्वीर थी 10 साल पहले। यहाँ एक 10 साल पहले क्या है, एक लगभग में 20 साल पहले की एक बहुत बड़ी बात बताऊँ इसमें कि एक जो वर्ग विशेष के समुदाय के लोगों का ज़्यादा निवास था। अब तो बहुत कम हो गया शायद, हो सकता है कि बाहर निकल गए। और ये लोग विशेष जो तिथि जिनका फूलों से जुड़ा हुआ इस तरीके से, और एक विशेष जो मेहंदी जो तैयार की जाती थी उस दौर में, विशेष मेहंदी वो तैयार की जाती थी। वो मेहंदी इतने घोट कर तैयार की जाती थी जिससे क्या नाम से दूर दराज से, ज़िले से नहीं, ज़िले से बाहर से भी लोग उस चीज़ को लेने वहाँ घरों पर आया करते थे। ये पंसारी की तरह बाहर नहीं बैठा करते थे, घरों पर आकर के थे। उनको एक पुराना जो कांटा हुआ करता था तांबे इस इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है, क्या हुआ उस तस्वीर का? क्या थी वो तस्वीर? सड़क कैसी थी? वहाँ नाला कितना बड़ा था? कहाँ है वो नाला? अब ये तो वो मैं कह रहा हूँ कुंती अंधी नहीं थी। ये बात वहीं आके वापस टिका देते हैं कुंती और धृतराष्ट्र पे। तो अब ये कुंती अंधी थी कि नहीं थी ये तो खैर प्रशासन देखेगा, लेकिन हमने जो देखा, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ अशोक जी बैरवा के हिसाब की चर्चा है। अशोक जी जो कह रहे हैं हम वो सुन पा रहे हैं, मैं आपको हम समझ पा रहे हैं। एक आपको उदाहरण दूं कि टोंक नवाब साहब ने टोंक के आम आदमी के लिए बरामदे बनाए थे। अब बरामदों की बात पे आप फिर नाराज मत होना, फिर आप पूछोगे बरामदे कहाँ है, आप बता नहीं पाओगे इनको। नहीं, मैं हम बात कर रहे हैं ना, बरामदे आज की तारीख में हजम हो चुके हैं। बरामदों के आगे भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जबकि ये तो हजम कैसे हुए? कहाँ से मिली वो चूरन की गोली? ये बहुत बड़ा खेल है टोंक नगर परिषद का। आपको एक में ऐसा दस्तावेज लाकर दे सकता हूँ जिसमें हमारे टोंक नगर परिषद के पूर्व सभापति के पापा जी, पिताजी माने आप, वो खुद भी रहते हैं। उन्होंने उन बरामदे को खरीदने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि उनकी दुकान के बाहर एक बरामदा था, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी। लेकिन टोंक नगर परिषद में उस टाइम में नियम और सच्चाई इतनी तगड़ी थी कि ये तो उसको खारिज कर दिया गया था। आज भी उस गजट नोटिफिकेशन में दर्ज है। बहुत बेहतरीन है। तो आपने जो बताया वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और ये दस्तावेजों का दावा भी कर रहे हैं, तो दस्तावेज हैं तो कर रहे हैं। लेकिन अब इस शहर की जो तस्वीर जो बदली है, यहाँ विकास सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बनके वो घूमता हुआ, दौड़ता हुआ, चलता हुआ और मनोरंजन करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। लेकिन और दूसरी तस्वीर की अगर आप उम्मीद करो तो वो अशोक जी बताएंगे कि क्या रिजल्ट आएंगे। अगर आप जैसे किसी भी दस्तावेज के पीछे, जैसे भी एक उदाहरण दिया, और जब तक राजा ईमानदार नहीं होगा तब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा। आज आपने देखा होगा बजरी खनन या अन्य जो बहुत सारे मामले देखे ना, अगर इस बजरी की टर्नओवर से भी अगर इस टोंक का विकास करना चाहें एक छोटी सी रॉयल्टी से, तो शायद दिल्ली से बढ़िया सिटी बन सकती है। लेकिन अवैध खनन, अवैध माफिया इतने जिसका जवाब नहीं, और जब इनमें तकरार होती है तो ये उसको मार दिया, ये उसको मार दिया। प्रशासन लिखता है कि क्या साहब वो तो क्या नाम से ट्रैक्टर की, खाली ट्रैक्टर से जा रहा था, टक्कर लग गई। अरे आप तो प्रशासन, आप तो ये कहो कि साहब ही खुद आगे होकर लेट गया। अरे तुम हमारी गलती क्यों छुपा रहे हो? है जो बजरी खनन हो रहा है उसे तो दिखाओ। है कितनी मौतें अब तक बजरी खनन से लगभग अब तक मेरे ख्याल से लगभग कम से सैकड़ों लोग तो अभी तक मारे जा चुके हैं। जब वो कुछ तो अज्ञात है, कुछ जो दस्तावेजों में है वो प्रशासन के साथ। तो अशोक जी, आपकी चर्चा बड़ी सार्थक सी रही। लोग सवाल उठाएंगे, कमेंट्स करेंगे, कुछ लोग इस वीडियो को दूसरे तरीके से शेयर पोस्ट भी करेंगे, जिस तरीके हमारा पिछला वीडियो शेयर किया गया। तो हम तो दोनों मिलकर इन तमाम लोगों से ये कहते हैं कि भाई इसे कोई व्यक्तिगत मत लेना।